नमस्कार। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई उस घटना की जिसने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसी घेराबंदी जिसमें न्याय को ही बंधक बना लिया गया था। और इस घटना की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है जो भारत के चीफ जस्टिस ने कही। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब सोचिए। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो ये सब शुरू हुआ मालदा में, एक ऐसा संकट जो करीब 9 घंटे तक चलता रहा और गहराता ही गया। और ये कोई आम संकट नहीं था, ये मामला था जजों को, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का। तो हुआ क्या था? देखिए, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स थे जिनमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। ये लोग मालदा के कालियाचक में एक सरकारी ऑफिस मतलब बीडीओ ऑफिस में थे। अचानक एक बहुत बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई और इन सभी को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। अब सवाल उठता है कि क्यों? वजह बताई गई कि इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट से कुछ नाम हटा दिए गए थे और लोग उसी का विरोध कर रहे थे। और हालत देखिए, इन 9 घंटों में इन अधिकारियों को खाना तो दूर, पानी तक नहीं दिया गया। अब जरा इस पूरे 9 घंटे के घटनाक्रम को देखिए। सुबह करीब 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन दोपहर के 3:30 बजते बजते वो ऑफिस पूरी तरह से भीड़ से घिर चुका था। शाम 5 बजे तक तो हालात और भी बिगड़ गए, हिंसा शुरू हो गई और नेशनल हाईवे 12 को भी ब्लॉक कर दिया गया। जब घंटों तक कुछ नहीं हुआ तो रात 9 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को खुद दखल देना पड़ा। बात यही नहीं रुकी, आधी रात होते होते मामला देश के चीफ जस्टिस तक पहुंच गया और इस पूरे तनाव को कम होते होते सुबह के 2 बज गए। सोचिए कितनी लंबी और भयानक रात रही होगी। तो ये सिर्फ एक भीड़ का हंगामा या कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा जुडिशियल क्राइसिस था, एक ऐसा संकट जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारी व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल यही है कि भाई जब ये सब हो रहा था, जब घंटों तक संकट गहराता जा रहा था, तब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, वहां के अधिकारी, वो सब कहां थे? और यहीं पर पूरी चेन ऑफ कमांड फेल होती दिखती है। सबसे पहले वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी थे, वो अनरिस्पॉन्सिव थे, कोई जवाब ही नहीं। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने सीधा राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर डीजीपी और होम सेक्रेटरी को फोन किया, लेकिन इसके बावजूद भी जमीन पर घंटों तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और आखिर में जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो देर रात देश के चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। ये बात बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल डीएम और एसपी ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एक्शन तब लिया जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दखल दिया। मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ गई, तब जाकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया। अब देखिए, जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद क्या होता है? जाहिर है शुरू होता है पॉलिटिकल ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में किसने क्या क्या कहा। यहां पर 2 अलग अलग कहानियां सामने आई। एक तरफ थी पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका कहना था कि यह पूरी एक साजिश थी जिसे बीजेपी और एआईएमआईएम ने मिलकर रचा था। सरकार का यह भी दावा था कि प्रदर्शन करने वाले लोग बाहर से लाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ थे आलोचक। उनका कहना था कि यह साजिश नहीं बल्कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से फेल हो जाना है। उनका तर्क यह था कि जो लोकल अधिकारी हैं वो अपने सीनियर से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर से डरते हैं और यही दिखाता है कि पूरा सिस्टम पॉलिटिसाइज हो चुका है। और इस पूरे ब्लेम गेम के सेंटर में था मुख्य आरोपी मौफिकुल इस्लाम। इसी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। अब इसका बैकग्राउंड भी देखिए। ये पहले एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुका था और इसके तार एक और रीजनल पार्टी आईएसएफ से भी जुड़े होने की बात सामने आई। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन्हीं पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए कहा कि देखिए, हमारी पार्टी का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। खैर, ये घटना सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर पूरे देश में महसूस किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट और एनआईए जैसी बड़ी एजेंसियों को इसमें दखल देना पड़ा। मामला जब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट की टिप्पणी बहुत तीखी थी। उन्होंने पूछा, क्या ये जंगल राज है? ये एक सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। देश के चीफ जस्टिस ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक और गंभीर सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, क्या अब जजों की सुरक्षा के लिए सेना को बुलाना पड़ेगा? सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई।
अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। ये भारत की टॉप फेडरल एजेंसी है जो आतंकवाद और देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे संगीन मामलों की जांच करती है। तो सवाल यह है कि एनआईए को यह केस क्यों दिया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जिस नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया था वो बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रास्ता है और इसकी सुरक्षा सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इस एक घटना ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी संवैधानिक बहस को भी जन्म दे दिया। तो चलिए अब जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। और इस बहस के केंद्र में आ गया आर्टिकल 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये हमारे संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए तो वहां की सरकार को सस्पेंड करके सीधे अपना शासन लागू कर दे। तो अब बहस ये छिड़ गई कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसके पक्ष में लोगों का कहना था कि भाई ये घटना तो साफ साफ दिखाती है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये बिल्कुल सही केस है प्रेसिडेंट्स रूल का। लेकिन इसके खिलाफ भी एक मजबूत तर्क था, वो ये कि चुनाव इतने करीब हैं और ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो इसे एक पॉलिटिकल मूव की तरह देखा जाएगा और हो सकता है कि वहां की रूलिंग पार्टी इसे विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करके और ज्यादा सहानुभूति बटोर ले। तो आखिर में ये घटना हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि एक राज्य की अपनी स्वायत्तता और देश के संघीय हस्तक्षेप के बीच वो सही संतुलन आखिर कहां है, खासकर तब जब हमारे लोकतांत्रिक संस्थान ही खतरे में नजर आने लगें। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी राज्य का अपना ही सिस्टम, अपनी ही मशीनरी अंदर से चुनौतियों का सामना कर रही हो, तो फिर रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज को बचाने के लिए सही कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।